हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिल्कुल कल ही एमपी सेट का रिजल्ट जो है वो आया है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जिनका एमपी सेट क्वालिफाई हुआ है, उनको मेहरा क्लासेस की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका जो है वो सेट का एग्जाम निकला है, और खासकर वो स्टूडेंट जिनका मेहरा क्लासेस की ओर से सेट निकला है, तो उन लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरी मेहरा क्लासेस टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे हम बात करने वाले हैं इसी रिगार्डिंग कि भाई अगर आपका एमपी सेट जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, तो अब बारी है हमारी एक दूसरी खुशी की तरफ जाने की। मतलब कि अगर आपका एमपी सेट तो क्वालिफाई हो ही गया है, तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का भी समय है ना। तो लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी सोचना है, और इसी प्रैक्टिकल नजरिए को देखते हुए कि भाई अगर हमारा एमपी सब क्वालिफाई हो ही गया है, तो हमें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तो तैयारी करनी है ना। तो बस उसी लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी हाँ। तो हम आज का लेक्चर जो है कम्प्लीटली बेस्ड होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्योंकि अब सेट क्वालिफाई हो गया है, तो अब हमें जो है बिना देरी किए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को जो है वो टारगेट करना है ना। स्पेशली हमारी केमिस्ट्री की एग्जाम जो है वो है हमारी 30 तो अगस्त को, है ना। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी। और प्लीज अगर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ, आपका एमपी सेट जो है वो मेहरा क्लासेस की तरफ से जो है वो क्वालिफाई हुआ। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर आप लोग मुझसे ये शेयर करें कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो है आपने क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलिए। सो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा कंप्लीटली बैच जिसकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर तरीके से जो चल रही है ना। वो चल रही है मेहरा क्लासेस के ऐप पर, जिसकी लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या फिर आप इजीली जो है इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो है कंप्लीट कोर्स रहने वाला है विद प्रैक्टिस सेट। मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही जो है, अगर आपने ये बैच लिया है, तो आप लोग को इसके साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल मिलेगा, और ये तैयारी होगी आपकी नॉन स्टॉप अप टू एग्जाम। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये है आपका स्पेशली केमिस्ट्री के लिए। इसके लिए अभी जो प्राइजेस है वो चल रहे हैं 3500। सो एवरीवन, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये रहे इसे कुछ कोर्स फीचर्स। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो देखो, इसमें आप लोग को मिलेगा फुल सिलेबस कवरेज। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस जो है आप लोग को इसमें करवाया जाएगा। उसके साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, जो भी आपको डाउट्स होंगे उसके आप लोग को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग को जो है अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, और हाँ, यूनिट वाइज टेस्ट जो है इसमें करवाए जाएंगे आपको। साथ ही में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसमें करवाए जाएंगे। तो अगर जो है आप लोग मेरा क्लासेस के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिए, तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम हर टॉपिक के बाद जो है उसके स्पेसिफिक एमसीक्यूज करते हैं, और जब हमारा जो है पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, तो हम उसके बाद जो है उसकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज भी करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यूनिट 6 जो है वो चल रहा है अभी। यूनिट 6 में हमारा काफी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि एक लास्ट लेक्चर का बचा हुआ है, उसके बाद हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। और हम इसी के साथ हमारी जो है यूनिट 4 कंप्लीट है, 6 में भी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अब 2 यूनिट इसमें और बाकी। इसके अलावा बाकी जो यूनिट्स है उसमें भी 2-3 यूनिट्स में भी हमने क्या किया है कि कुछ एक 2-2 पार्ट जो इसमें कंप्लीट की है। तो हमारी एग्जाम तक जो है हमारा सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाएगा विद प्रैक्टिस, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रैक्टिस के लिए हमें बाद में वो करना नहीं, हमारी जैसे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं उसी के साथ जो है हमारी प्रैक्टिस भी चलते जा रही है। ठीक है, चलिए। तो इनरोल नाउ एंड क्रैक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद अस। एंड अब शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। स्पेशली टारगेट है कि किसके लिए? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो एवरीवन, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखो, इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सेम स्पिन स्पीसीज इज एक्सपेक्टेड टू शो द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन? समान स्पिन स्पीसीज में सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन किसमें देखा जाता है? किसमें देखा जाता है भाई? तो देखो, क्या D3 में देखा जाता है, D6 में, D9 ऑक्टाहेड्रल में, D8 ऑक्टाहेड्रल में? देखो,
सबसे पहले तो इसको समझो कि सबसे पहली बात ये आती है कि भाई जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। हमने इसको बिल्कुल डिस्कस किया है कि भाई जेटीडी होता क्या है। तो देखो जेटीडी क्या होता है कि जब हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना, कि भाई हमारे ये जो D5 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स थे, कौन से, ये डिजनरेट 5 ऑर्बिटल्स थे, ये क्या होगा, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये EG और T2G में जाके जो है ये स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, इतना बिल्कुल ठीक है कि भाई ये EG और T2G में जाके कैसे हो गए, ये स्प्लिट हो गए। अब इसके बाद अब देखो जब ये स्प्लिट हो जाते हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ना, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिलिंग यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। किसके लिए, जेटीडी के लिए। अगर वहां पर जेटीडी मतलब क्या, कि अगर वहां पे अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है तो हम वहां बोलेंगे जेटीडी है, और अगर वहां पे नहीं है तो हम बोलेंगे जेटीडी नहीं है। मतलब कि सपोज करो कि यहाँ पर जो है ये कैसे, देखो हम ऑप्शन से ही चलते, देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा D3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखो D3 हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया इसमें 1 2 एंड देन ये कैसा है, क्या ये अनसिमेट्रिकल है, नहीं ये सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो क्या इसमें जेटीडी प्रेजेंट होगा, नहीं। यहाँ पर D3 के केस में यहाँ पर जो है जेटीडी, क्या यहाँ पर जेटीडी होगा, तो नहीं, यहाँ पर जेटीडी जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। इतना ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका D6 हाई स्पीड, ठीक है। तो देखो D6 हाई स्पिन की अगर मैं बात, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हमने भरे हुए, 3 हाई स्पिन की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे आगे जाएंगे। तो ये हो गया 4 5 एंड देन 6। देखो अब ये भी कैसा है, देखो ये अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, ये T2G अनसिमेट्रिकल है, EG सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे जेटीडी प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है यहाँ पर D6 की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर जो है प्रेजेंट है जेटीडी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं D9 ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। तो देखो D9 ऑक्टाहेड्रल में क्या है, अब हम इसको फिल करके देखते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। अब 6 के बाद 7 8 एंड देन 9। देखो अब यहाँ पर भी जेटीडी प्रेजेंट है। देखो अच्छा यहाँ पर कैसा है, D9 में भी जो है जेटीडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन D6 में क्या है, D6 में जो है आपका T2G जो है ये अनसिमेट्रिकल होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें जो है आपका EG जो है ये यहाँ पर आपका अनसिमेट्रिकल होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका D8 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखो D8 ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूं, देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन में देखो D8 है, क्योंकि D8 है तो हमें इसमें से जो है एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखो तो ये कैसा, क्या ये D8 हो गया, है ना, कितने हो गए 6 7 और 8, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी D8 की। तो देखो ये कैसा है, D8 में जो है क्या यहाँ पर जेटीडी प्रेजेंट होगा, तो नहीं, यहाँ पर जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिलिंग चाहिए होती है जेटीडी के लिए, लेकिन यहाँ पर कैसी है, सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, अनसिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पर भी जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा अब हमारे पास दो केसेस आते हैं कि भाई एक है D6 वाला, दूसरा है D9 वाला। तो हम किसमें बोलेंगे कि जेटीडी प्रेजेंट है और किसमें मतलब कि देखो जेटीडी प्रेजेंट तो दोनों में है, लेकिन उसने पूछा कि हाईएस्ट मैक्सिमम जेटीडी किसमें प्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको EG और T2G में कंपैरिजन करने को आए ना, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि EG जो है उसकी ज्यादा जो है वो जेटीडी प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू T2G। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई EG में जो है ज्यादा जेटीडी होता है एज कंपेयर टू T2G। तो मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, EG वाला। दैट मीन्स कि D9 वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे भी देखा था कि कॉपर +2 जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जेटीडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए ये एक्सप्लेनेशन है, बाकी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन CO2 CO8 इन इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसकी सॉलिड स्टेट में इसमें कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यही पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या बोल रहा है CO2 CO8। देखो CO2 कैसा होगा, ये CO खुले, ठीक है। ये देखो अब ये क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट है, मतलब हमें सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाई हमें यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे, देखो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट में कितना होता है इसका नंबर, 27 होता है इसका नंबर। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को मैंने याद करेंगे, वो ट्रिक भी बताई थी, आप कैसे याद करेंगे, 2 और 7 बहुत सिंपल है। तो मतलब टोटल कितने होगा, यहाँ पर होगा आपके टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन कि कितना हो गया, 9 2 जा कितना 18 प्लस 8 2 जा कितना 16। क्योंकि जो आपका कार्बोनिल लिगेंड है इसका जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कंट्रीब्यूट करता है ना।
तो इसका हो गया कितना 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हो गया कि भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिर पता चल गया ये कितने हैं 34, है ना। अब नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। अगर आपको ये निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। क्या यही होता है क्या, देखो 18 इंटू एन मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 इंटू 2 माइनस 34/2 मतलब कितना 36 माइनस 2/2 मतलब टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितना आया 1 है, जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For a zero order reaction, the unit of the rate constant K is zero order reaction के लिए rate constant की unit जो है यहाँ पर क्या होने वाली है, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, है ना, कि क्या करना है आपको, बहुत सिंपल कि मोल पर लीटर टू दी पावर क्या होता है 1 माइनस एम इंटू 1/सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर ये m क्या है, तो m की वैल्यू जो है आप इसके अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे, किसके अकॉर्डिंग कि भाई आपको कौन सी ऑर्डर रिएक्शन पूछिए। यहाँ पर उसने पूछी कौन सी 0, मतलब यहाँ पर m की वैल्यू है आपकी 0, तो यहाँ पर आपकी यूनिट क्या हो जाएगी 1 माइनस 0 मतलब कि 0। तो यहाँ पर आपका सिंपल हो जाएगा क्या कि मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, बहुत सिंपल है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली। ठीक है, ये देखो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं, आई होप ये क्लियर है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसमें से कौन सा जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कैसे निकालेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब हमें इसमें से निकालना ही क्या है, हमें इसमें से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो निकालने हैं, है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो हमें इसमें से निकालने हैं, और अभी अभी जस्ट हमने सीखा था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, देखो तो कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं वन बाय वन। देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कितना वेनेडियम, मतलब ये कितना 23 नंबर पे आता है, प्लस 2 कितना 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 2 जा 12 कितना हो गया 17। ठीक है, यहाँ पर है क्या, ये फॉलो नहीं करता। अब निकिल की बात करूं तो देखो ये कितना है, ये निकिल का कितना 8 9 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 प्लस कितना 4 2 जा 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 18। क्या ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ये जो है आपका यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से आप बाकी भी जो है वो निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट ग्रुप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज, देखो अब हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है, तो हम पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं पॉइंट ग्रुप, बहुत सिंपल सी चीज होती है इसमें कि पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए, है ना, पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए देखो बहुत सिंपल सी चीज, देखो हम क्या देखते हैं, हमें सबसे पहले तो ड्रॉ करना होता है उसकी ज्योमेट्री को, कैसे जो ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे वो हमने सीखा है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, बॉन्डिंग में सीखा है, कैसे सीखा है कि देखो BF3 है, मतलब कि बोरॉन, बोरॉन जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो देखो कितने होते हैं बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन में जो है मतलब एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाए, कितने तीनों के तीनों जो है वहां पर बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर स्टेरिक नंबर जो है ये आया आपका कितना 3, स्टेरिक नंबर 3 आया। तो जब हम इसको ड्रॉ करें, देखो ये रहा बोरॉन, ये रहा 3 फ्लोर। ठीक है, इस तरीके से अब देखो इसको आप 3D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो कि देखो कैसा है, ये कुछ इस तरीके से है क्या, ये कुछ इस तरीके से है क्या कि देखो एक फ्लोरीन इधर जा रहा है ये वाला, दूसरा फ्लोरीन इधर जा रहा है ये वाला, और तीसरा फ्लोरीन इधर जा रहा है ये वाला। ठीक है, चलिए है ना, तो देखो ये तीन जो है इसको ये देखो कि ये देखो एक इधर और एक इधर, है ना, तो ऐसा समझो एक ये है एक ये है और एक ये है, जैसा इसमें ये दिख रहा है। ठीक है, देखो इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं,
देखो आप इसमें जो है वर्टिकल प्लेन्स डाल सकते हैं। जैसे वर्टिकल प्लेन्स बोले तो देखो, आप इसको जो है यहाँ से आप इसमें C2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? बिल्कुल करेगा यहाँ से, है ना? आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी C2 एग्जिस्ट करेगा और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी C2 एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि यहाँ से 3 इसमें जो है 3 C2 यहाँ पर प्रेज़ेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो देखो C2 तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं हम 50 देखो, अब यहाँ पर अगर वर्टिकल पे तो मतलब अगर यहाँ पर वर्टिकल प्लेन है तो फिर C2 तो प्रेज़ेंट है, लेकिन क्या यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है? कैसे चेक करेंगे? हमने ऐसा प्लेन है, क्योंकि ऐसा क्या ये कट जाएगा। तो देखो, ये देखो जब हमने क्या किया देखो, हमने ऐसा प्लेन डाला, ठीक है? ऐसा प्लेन डाला, देखो एक प्लेन में यहीं पर एक देखो यहाँ पर एक फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ है, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पर सेंटर में जो है यहाँ पर बोरोन बैठा हुआ है, ठीक है? देखो ऐसा जो बिल्कुल ये कट जाएगा, है ना? ऐसे बिल्कुल कट जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट है। और क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? देखो अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता तब हम बोलते कि C3b है, ठीक है? उस केस में जिस केस में यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो है आपका कौन-कौन से वो है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर क्या देखो हॉरिजॉन्टल वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा? D3H वाला। टेट्राहेड्रल किस केस में? टेट्राहेड्रल उस केस में जब आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट हो, ठीक है? उस केस में। अच्छा D3D भी तो है, तो D3D किस केस में? देखो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, और वहां पर डाइहेड्रल और वर्टिकल ही प्रेजेंट होता, तब हम बोलते हैं कि भाई वहां पर जो है कौन सा प्रेजेंट है? यहाँ पर D3D। देखो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि भाई इसमें क्या होगा कि C3 एक्सिस है, 3 C2 एक्सिस एंड अ हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन, है ना? ऐसा बिल्कुल ऐसा जो है प्लेन है इसमें हॉरिजॉन्टल वाला, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये कैसा है? ये जो है आपका यहाँ पर D3H है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रीमर-टिमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज, ठीक है? तो फिनॉल की रीमर-टिमन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है? तो हमें इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। देखो समझते हैं इसको कि देखो ये है आपकी रीमर-टिमन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि जब फिनॉल जो है वो किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ कोई भी बेस। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH हम कोई भी लिख के NaOH या KOH हम कोई भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हो गया कि फिनॉल किसमें कन्वर्ट हुआ? सैलिसिलैल्डिहाइड में जो है कन्वर्ट हुआ, एक मेजर प्रोडक्ट जो है वो बना। तो अगर आपको पूछे कि फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? रीमर-टिमन रिएक्शन में, तो आप क्या बोलेंगे कि सैलिसिलैल्डिहाइड जो है वो बनता है, ठीक है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो? क्या सैलिसिलिक एसिड बन रहा है क्या? नहीं। क्या बन रहा है? सैलिसिलैल्डिहाइड जो है बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन इज ड्यू टू, पिरिडीन की एरोमेटिसिटी किस कारण होती है? तो हमें सबसे पहले पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना? देखो किस तरीके से होता है पिरिडीन का स्ट्रक्चर, कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन जो है ये लगा होता है, कुछ इस तरीके से होता है क्या? अब इसके पास होते हैं लोन पेयर, तो ये कुछ यहाँ पर जो इस तरीके से होता है। अब देखो उसने बोला है, देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, ये तो पिरियड का स्ट्रक्चर हो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो कि भाई ये एरोमेटिक तो होता है, तो ये किस कारण से होता है? रीजन क्या है इसका? कि देखो पहले ऑप्शंस को भी समझो, क्या इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 6 पाई में भी दो है, कौन सा? भाई एक में इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन और एक में एक्सक्लूडिंग लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ठीक है? देखो दो जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखते हैं। देखो किस तरीके से आप यहाँ पर ये करेंगे कि भाई सबसे पहले तो आपको एरोमेटिसिटी का जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कंपाउंड जो है मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कैसा होना चाहिए? प्लेनर, ठीक है? प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और साथ ही में कैसा होना चाहिए? 4n+2 को जो है ये कैसा करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ठीक है? ऐसे कुछ प्रॉपर्टी जो है इसकी ये होती है। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी इसमें क्या है? देखो ये तो एंटी एरोमेटिक में भी होती है, मैं इसको हटा देती हूँ। देखो सबसे पहले एरोमेटिसिटी के लिए 4n+2 रूल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? 4n+2 इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करती हूँ ना, तो 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है? 6। देखो या फिर बहुत सिंपल सा ये समझो कि 6 हो गया, देखो 4 6 8 10 12 40, है ना? देखो अगर जो है ये इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इस केस में कैसे होते हैं कि भाई ये एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? ये एरोमेटिक होता है, और इस केस में क्या बोलते हैं?
कि भाई ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक यहाँ पर ये हो जाए, राइट, है ना, एंटी एरोमेटिक ये यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो अगर इसको एरोमेटिक, ये अगर एरोमेटिक है, पिरिडीन अगर एरोमेटिक है तो ये क्या होगा, देखो क्या इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर, देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन ठीक है, ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो इसमें ऑलरेडी जो है वो कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन हो, क्या इसमें लोन पेयर की जरूरत पड़ रही है। अगर हम इसमें लोन पेयर को इंक्लूड करें उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और क्या जो आपका जो पिरिडीन है वो एंटी एरोमेटिक होता है क्या, नहीं, एंटी एरोमेटिक तो नहीं होता, एरोमेटिक होता है। तो उस केस में वो कितने, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, मतलब कैसा है, एरोमेटिक है ना। तो ये लोन पेयर को क्या इंक्लूड कर रहा है क्या, नहीं, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है बड़ी, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। देखो कौन सा आंसर सही होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग लोन पेयर और नाइट्रोजन, और एक्सक्लूडिंग, तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक्सक्लूड कर रहा है किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन एमाइड टू अ प्राइमरी एमीन विथ 1 लेस कार्बन एटम। ठीक है, एमाइड को एक कार्बन कम वाले प्राइमरी एमीन में बदलने के लिए कौन सा रिएजेंट जो है इसमें यूज होता है। ठीक है, तो देखो कौन सा रिएजेंट यूज होता है भाई, ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ये रिएक्शन को समझो, है ना, इस रिएक्शन को समझो, ये रही आपकी रिएक्शन। ठीक है, ये रही आपकी रिएक्शन, देखो क्या कि देखो ये एमाइड है ना, इसको एक कार्बन कम वाला क्या बन रहा है, ये एमीन बन रहा है इससे। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है आपकी यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है यहाँ पर ये आपकी होती है। और ये क्या बोलती है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 डिग्री एमाइड जो है वो किसमें, 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी हेलोजन होता है बेस की प्रेजेंस में, इसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें यहाँ पर कौन से रिएजेंट्स जो है वो यूज हो रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है यहाँ पर, डिग्रेडेशन जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये 1 डिग्री एमाइड को 1 डिग्री एमीन में जो है कन्वर्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ कौन सा, Br2KOH, एक बेस प्रेजेंट होता है वहां पर और उसके साथ में हेलोजन पावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द कार्बोनिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर कीटोन जनरली अपीयर्स एट, है ना। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कीटोन का सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी होती है भाई, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्या 1715 सेंटीमीटर इनवर्स होती है ना। हमने ये देखा था स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि कितनी होती है, 1715। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड इन द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन के 1H NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स मिलते, कैसे बनता है, देखो 1,2-डाइक्लोरोइथेन है, मतलब सबसे पहले तो हम इथेन बना लेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 होता है, ठीक है, ये इथीन होता है। अब 1,2-डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो ये इथीन, अच्छा मैं इथेन ही बना देती हूँ, देखो इस तरीके से होता है क्या ये, है ना। अब 1,2-डाइक्लोरोइथेन है, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है CH2 और एक जो है यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ इसमें प्लेन पास करूं, है ना, प्लेन पास करूं तो देखो अब हम इसको अगर नंबरिंग करें तो देखो ये और ये एक ही नंबर पे आएगा, मतलब दोनों ही कैसे सिमेट्रिकल है, तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर जो है आपका नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, एक यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया है कि नंबर ऑफ सिग्नल जो यहाँ पर कितने होंगे, एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रा लाइज बिटवीन, देखो फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो किस रेंज में होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं, है ना। आईआर के कितने रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं। देखो सबसे पहला एक होता है आपका 400 से लेकर कितना, लगभग 1400 या 1500 आप बोल सकते हो। आप ऐसे याद करना कि 4 डिजिट याद करने में इजी रहती है। ठीक है, और ये कितना होता है 1400 से लेकर लगभग 4000 के लेकर। तो देखो ये कौन सा रीजन है, ये है आपका कौन सा, फिंगरप्रिंट रीजन, है ना। कौन सा, फिंगरप्रिंट रीजन जो है ये होता है
एंड देन दूसरा जो है ये कौन सा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। तो अब आप यहाँ आपने यहाँ से रिलेट किया होगा कि फंक्शनल ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इसी की बात को, जैसे अभी हमने देखा कार्बोनिल कितनी 1715 है ना, तो ये कितनी होती है लगभग 1400 से लगभग 4000 के लगभग जो ये होती है, मतलब एक ये आप रेंज याद करके चलना, इसके लगभग लगभग जो आपको ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए तो देखो कितना बोला हमने, हमने बोला कि 4000 से 1500 होता है क्या, नहीं ये तो नहीं होता, ये किस के लिए होता है, ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप के लिए। और देखो नेक्स्ट कितना ऑप्शन नंबर बी देखो कि 600 से 1500, मतलब ये कौन से रीजन के लिए, यही आपका जो होता है कि फिंगरप्रिंट रीजन के लिए जो है ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा कौन सी है इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कैसे पता करेंगे, देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है आपकी एक्सटेंसिव, दूसरी होती है आपकी इंटेंसिव, है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो कि मास पर डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती, है ना। तो इससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसने पूछा है आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि जो मास से पे डिपेंड नहीं करती। देखो जो कौन नहीं करती, देखो एंथैल्पी एक एनर्जी टर्म है ना, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव, ऐसे याद रखना। देखो जो एनर्जी टर्म्स होती है ना सारी की सारी वो आपकी एक्सटेंसिव टर्म होती है, एज ए शॉर्ट ब्रेक आप याद रखना। ठीक है, कि जितनी भी एनर्जी टर्म्स होती है वो कैसी होती है, वो आपकी एक्सटेंसिव होती है। देखो एंथैल्पी ये एक एनर्जी टर्म है, एंट्रोपी ये भी एक एनर्जी टर्म है। देखो और वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा, ये भी मास पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आप देखो सिंपल सी चीज तो ये होती है कि जो मास पर डिपेंड करे वो एंथैल्पी, सॉरी जो मास पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो इंडिपेंडेंट वो इंटेंसिव है ना। और हमेशा याद रखना कि जो एनर्जी टर्म्स है ना वो सारी की सारी कैसी होती है, एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, चलिए तो देखो ये आपका जो है कैसा होगा, ये आपका एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव बचा कौन, केमिकल पोटेंशियल जो है बच गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं। द कंडीशन फॉर अ प्रोसेस टू बी अ स्पॉन्टेनियस टू ऑल टेम्परेचर इज, ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या रिएक्शन होती है, मैंने आपको इसमें बताया था कि क्या होना चाहिए, इसमें आपको हमेशा एंथैल्पी आपकी नेगेटिव और एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब कि ऑप्शन नंबर देखो इसमें दोनों कैसी है, ये दोनों जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, नहीं इनकरेक्ट है, इसमें दोनों नेगेटिव है, ये भी इनकरेक्ट है। इसके बाद में क्या, ऑप्शन नंबर सी को देखो, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एंथैल्पी जो है वो कैसी है, नेगेटिव में आ रही है, और एंट्रोपी कैसी पॉजिटिव में आ रही है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट t इक्वल्स टू 0 के द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार t इक्वल्स टू 0 केल्विन पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या होती है। तो हमें पता है कि थर्ड लॉ के लिए क्या बोलता है कि भाई परफेक्ट क्रिस्टलाइन एंट्रोपी जो है वो कितनी होती है, उसके लिए 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1 बाय n इज जनरली, है ना, कि फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए वैल्यू क्या, ये देखो ये रही इसकी इक्वेशन x बाय m इक्वल्स टू k p टू द पावर 1 बाय n, ये पूरा का कंप्लीट इक्वेशन होता है। तो ये 1 बाय n की वैल्यू जो कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, ये लाई करनी चाहिए आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द फिनोमिना ऑफ टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट किस कारण से होती है, क्या एब्जॉर्प्शन है, नहीं, रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं, क्या स्कैटरिंग है, बिल्कुल, ये क्या है टिंडल इफेक्ट, क्या होती है भाई, कोलॉइडल पार्टिकल जो है क्या लाइट को स्कैटर करते हैं, इसी को तो हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो कोलॉइडल पार्टिकल के लाइट को स्कैटर करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, next question, according to Hart-Suz's rule the most effective coagulation ion for a negatively charged AS2S3 सोल is, हार्डी-सूज रूल के अनुसार नेगेटिवली चार्ज AS2S3 सोल के लिए सबसे इफेक्टिव कोगुलेशन आयन कौन सा है। ठीक है, कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस देके रखे हैं आयंस के लिए। ठीक है, अब देखो बात को ध्यान से समझो कि भाई इसमें देखो होता क्या है कि हार्डी-सूज रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि जो है
जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं उसका कोगुलेशन किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका अपोजिट आयन के ऊपर, है ना। कोगुलेशन जो है वो अपोजिटली आयन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस आयन कोगुलेशन है उसके अपोजिट वाला जो है ये होना चाहिए, तो चार्ज अपोजिट होना चाहिए। और दूसरा कि भाई जिसकी जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो जो ये कैसा है, ये होता है आपका नेगेटिव सोल, है ना, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिव सोल होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव दिख रखे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी, ये तो यहाँ से पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। चलिए अब बचते हैं 3 ऑप्शन। तो देखो 3 ऑप्शंस में एक होता है आपका पॉजिटिव Na प्लस Mg प्लस 2 Mg और एल्यूमिनियम प्लस टी। तो मैंने क्या बोला कि किस पर सबसे ज्यादा डिपेंड, जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका कॉम्पुलेशन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ, गोल्ड नंबर होता क्या है, गोल्ड नंबर ये होता है कि भाई ये क्या करता है, लायोफोबिक कोलाइड को कोगुलेट होने से बचाता है। मतलब ये क्या होता है, ये एक प्रकार का लायोफिलिक कोलॉइड ही होता है। एक क्या होता है, देखो ये क्या गोल्ड नंबर क्या होता है, इट इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिव जो है वो क्या होती है, पावर को बताता है कि लोअर गोल्ड नंबर मींस हायर प्रोटेक्टिव पावर, कम गोल्ड नंबर का मतलब कि ज्यादा प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या बताता है, प्रोटेक्टिव पावर की लायोफिलिक कोलाइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय, डायगोनल रिलेशनशिप किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो देखो किसमें पाया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। जिससे पहले तो ये होता क्या है ना, देखो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, वो डायगोनली प्लेस्ड थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ये हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा है डिटेल में, देखो सो सॉरी लाइट चली गई है ना, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर बचा है, मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो किसके बीच में पाए जाते हैं, देखो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से हैं भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, देखो आपके सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, बोरॉन, ठीक है। उसके बाद में बेरिलियम से शुरू करते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नीशियम। हमको सिर्फ सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के ही एलिमेंट्स चाहिए। तो देखो बोरॉन का क्या हो गया, बोरॉन का जो ये हो गया कि भाई एल्यूमिनियम, ठीक है। कार्बन का क्या हो गया, सिलिकॉन। नाइट्रोजन का क्या हो गया, फॉस्फोरस। देखो ये क्या होते हैं कि भाई ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपके डायगोनली प्लेस्ड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ जो है वो कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब कि कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करके, देखो किसके साथ, भाई ये बेरिलियम जो है ये एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, बोरॉन जो है ये सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। देखो हम आपके करेक्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं कि अच्छा हाँ लिथियम भी तो है ना, लिथियम भी तो है यहाँ पर, एक मिनट इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या है, बोरॉन जो है वो किसका, देखो हम जस्ट उसके आगे के एलिमेंट्स लिख रहे हैं कि एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद में कार्बन का क्या होता है, सिलिकॉन होता है, कुछ इस तरीके, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके डायगोनली प्लेस्ड थर्ड पीरियड पे, मतलब देखो ये इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर शो करेगा। तो देखो कौन सा हो गया कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ कर रहा है क्या, बिल्कुल। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ बिल्कुल, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ, जो आपके फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इससे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करता है। इसी को हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल देखो HOH इसी तरीके से होता है, इसमें अगर ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आया तो ये इस तरीके से होता है क्या, इसके साथ
जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। क्या यही होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कि ये हाइड्रोजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो है ये इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर ही कर लेगा। ठीक है, क्या यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि हमने देखा है वाटर में, है ना, हम बचपन से इसको पढ़ते हैं। तो देखो उसने पूछा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसका, उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। देखो H2O है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा नहीं है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखो सबसे ज्यादा जो है हम अगर वो हमसे पूछे तो देखो मैं सबको रिमूव करूँ और देखो किसको बोल रही हूँ कि भाई HF में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो बात कर रहा है, वो किसमें प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी HF में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एवरीवन, यहाँ पर जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है जितने मैं आज लेकर आई थी वो सारे के सारे फिनिश हो गए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बता सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और हाँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन भी किसी का जो है वो मेहरा क्लासेस की ओर से केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मुझे बहुत खुशी होगी जानकर कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, चलिए सो एवरीवन, आप लोग को एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि अगर आप इसी तरीके से जो है विद कॉन्सेप्ट और साथ ही में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करना चाहते हैं, हमारे बैच में जो है वो क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट के साथ में जैसे ही कॉन्सेप्ट कवर होता है उसके जस्ट बाद में जो है हम आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी पूरी तैयारी जो है बैच में ही हो जाती है, आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड जो है वो नहीं होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं नेक्स्ट अब सेट के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो ये रहा हमारा बैच। ठीक है, जिसमें आप लोग को क्या मिलेगा, कंप्लीटली कोर्स मिलेगा विद प्रैक्टिस सेट, है ना। ये कोर्स आपको अभी मिल रहा है कितने 3500 में। ठीक है, सो इसके की फीचर्स मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि आपको इस बैच के साथ ना 2024 का जो है वो बैच भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वाला। ठीक है, जो 2024 वाला जो बैच था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए, वो भी आप लोग को इसके साथ रिकॉर्ड फ्री में दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोग को इसमें जो है जो आपको 2026 की जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे चल रही है। सो इनरोल ना, इसके फीचर जो है मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी। ठीक है, सो इनरोल नाउ एंड क्रैक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, एंड फॉर योर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच।